प्रिय विद्यार्थियों, राणा क्लासेस में आपका स्वागत है। ये नोट्स B.Ed परीक्षा के लिए तैयार किए गए हैं, जिनमें CTET और सभी राज्यों की CET पर विशेष ध्यान दिया गया है। शुभकामनाएं। ये नोट्स B.Ed अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए शीर्षक में दिए गए विषय पर तैयार किए गए हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक अच्छे मूल्यांकन उपकरण गुड इवैल्यूएशन टूल की मुख्य विशेषताएं। एक अच्छे मूल्यांकन उपकरण गुड इवैल्यूएशन टूल की मुख्य विशेषताएं। मूल्यांकन इवैल्यूएशन के लिए जो भी उपकरण टूल उपयोग किया जाता है, जैसे परीक्षा, प्रश्नावली, स्केल, चेकलिस्ट, रूब्रिक, टेस्ट, अवलोकन सूची आदि, वह तभी अच्छा माना जाता है जब वह सही, विश्वसनीय और सार्थक परिणाम दे सके। नीचे अच्छे मूल्यांकन उपकरण की मुख्य विशेषताएं विस्तार से दी गई हैं। एक, वैधता, वैलिडिटी। वैलिडिटी का अर्थ है उपकरण वही मापे जिसके लिए वह बनाया गया है। यदि हम गणित कौशल माप रहे हैं तो प्रश्न गणितीय हो, भाषा कौशल पर आधारित नहीं। सही उद्देश्य को मापे, वास्तविक सीखने को दर्शाए। 2, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब परिणाम हर बार एक जैसे आएं। एक ही छात्र को 2 बार या अलग परीक्षकों द्वारा आकलन करने पर परिणाम स्थिर हों। परिणाम में स्थिरता, पुनरावृत्ति पर समान परिणाम। 3, निष्पक्षता, ऑब्जेक्टिविटी बटा फेयरनेस। मूल्यांकन में व्यक्तिगत पक्षपात, भावना, पसंद, नापसंद का प्रभाव न हो। उपकरण तथ्यों पर आधारित हो, न कि परीक्षक की राय पर। कोई भेदभाव नहीं, स्पष्ट मानक, क्राइटेरिया। 4, व्यवहारिकता, प्रैक्टिकेबिलिटी। उपकरण उपयोग में आसान, समय और संसाधनों के अनुसार व्यवहारिक होना चाहिए। ज्यादा समय न ले, जटिल न हो, शिक्षक व छात्र दोनों के लिए सुविधाजनक। 5, व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। उपकरण सीखने के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को मापे। यह केवल याद रखने की क्षमता नहीं, बल्कि समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण कौशल, दृष्टिकोण को भी कवर करे। 6, स्पष्टता, क्लैरिटी। निर्देश, प्रश्न, मानक और मूल्यांकन की प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए। अस्पष्टता न हो, सरल भाषा, स्पष्ट निर्देश। 7, सूक्ष्मता, डिस्क्रिमिनेशन बटा डिफरेंशिएशन। अच्छा उपकरण कमजोर, औसत और उत्कृष्ट विद्यार्थियों में अंतर पहचान सके। सभी छात्रों का सही वर्गीकरण सीखने की गुणवत्ता का अंतर दिखाई दे। 8, वस्तुनिष्ठ स्कोरिंग, ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग। स्कोरिंग के लिए स्पष्ट मापदंड होने चाहिए। रूब्रिक, चेकलिस्ट, मार्किंग स्कीम, सभी परीक्षकों द्वारा समान स्कोर। 9, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। जरूरत के अनुसार उपकरण में थोड़ा बहुत परिवर्तन संभव हो। विभिन्न स्तरों पर उपयोग, अलग अलग विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलन। 10, सीखने को बढ़ावा देने वाला, लर्नर सेंटर्ड। अच्छा मूल्यांकन उपकरण विद्यार्थी की सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है, फीडबैक देता है, आत्ममूल्यांकन को प्रोत्साहित करता है, सीखने में सुधार लाता है। असेसमेंट अप्रोचेस, आकलन उपागम, फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग। एक, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, गठनात्मक मूल्यांकन क्या है? गठनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन प्रक्रिया है जो शिक्षण, अधिगम, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति का पता लगाना और सीखने को बेहतर बनाना होता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की विशेषताएं। निरंतर और नियमित, यह पूरे सत्र में समय समय पर किया जाता है। सुधार केंद्रित, इसका उद्देश्य सीखने में सुधार करना है, न कि केवल अंक देना। प्रतिपुष्टि, फीडबैक आधारित, शिक्षक तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं ताकि विद्यार्थी अपनी त्रुटियां सुधार सकें। लचीला, फ्लेक्सिबल, आवश्यकतानुसार शिक्षक अपनी रणनीतियां बदल सकते हैं। छोटी इकाइयों पर आधारित, पाठ के छोटे छोटे भागों, अध्यायों या गतिविधियों के बाद किया जाता है।
निदानात्मक प्रकृति, डायग्नोस्टिक नेचर, यह विद्यार्थियों की कमियों, गलतफहमियों और सीखने की कठिनाइयों को पहचानता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के उपयोग, विद्यार्थियों की प्रगति जानने के लिए, सीखने की कठिनाइयों का पता लगाने के लिए, शिक्षण विधियों में सुधार के लिए, विद्यार्थियों को व्यक्तिगत सहायता देने के लिए, सीखने की गति और दिशा तय करने के लिए, उत्साह बढ़ाने और प्रेरित करने के लिए। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन (CCE) का महत्वपूर्ण हिस्सा। 2. सम्मेटिव इवैल्यूएशन, सारात्मक मूल्यांकन क्या है? सारात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जो किसी पाठ्यक्रम, यूनिट या सत्र के अंत में किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के सीखने के अंतिम स्तर का आकलन करना होता है। सम्मेटिव इवैल्यूएशन की विशेषताएं, अवधि के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन जैसे वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा आदि। अंक ग्रेड देने के लिए उपयोग, इसका उद्देश्य प्रदर्शन का अंतिम परिणाम देना होता है। मानकीकृत प्रक्रिया, निश्चित प्रश्न पत्र, समय सीमा और मूल्यांकन के नियम होते हैं। सारांश प्रस्तुत करता है, पूरे वर्ष या पाठ्यक्रम के सीखने का सार प्रस्तुत करता है। तुलनात्मक प्रकृति, विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना की जा सकती है। निर्णयोन्मुख कक्षा उन्नति, प्रमोशन, चयन, सिलेक्शन या प्रमाणन, सर्टिफिकेशन के लिए उपयोग। सम्मेटिव इवैल्यूएशन के उपयोग, अंतिम सीखने का स्तर मापने के लिए, अंक ग्रेड प्रदान करने के लिए, वर्गोन्नति, प्रमोशन निर्धारित करने के लिए, प्रवेश, चयन और योग्यता जांच के लिए, शैक्षिक उपलब्धियों की तुलना करने के लिए, शिक्षण कार्यक्रम की प्रभावशीलता मापने के लिए। फॉर्मेटिव और सम्मेटिव इवैल्यूएशन में अंतर। आधार फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन गठनात्मक, सम्मेटिव इवैल्यूएशन सारात्मक। समय शिक्षण के दौरान, शिक्षण अवधि के अंत में। उद्देश्य सुधार करना, परिणाम देना। प्रकृति निदानात्मक, निर्णयात्मक। तकनीक मौखिक प्रश्न, गतिविधियां, वर्कशीट, परीक्षा, टेस्ट, प्रोजेक्ट प्रस्तुति। फीडबैक तुरंत मिलता है, अक्सर बाद में मिलता है। परिणाम सुधार की दिशा बताता है, अंतिम ग्रेड अंक देता है। 3. क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन। 1. क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन, गुणात्मक मूल्यांकन क्या है? गुणात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसमें विद्यार्थी के सीखने, व्यवहार, कौशल, दृष्टिकोण, सोचने की क्षमता, सहभागिता आदि का गुणों के आधार पर आकलन किया जाता है। इसमें संख्यात्मक अंकों के बजाय वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव रूप में जानकारी दी जाती है। गुणात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं। व्यवहार और कौशल आधारित, छात्र कैसे सोचता है, कैसे काम करता है, कैसे अभिव्यक्त करता है, इन सब का मूल्यांकन। वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव, परिणाम अंक में नहीं बल्कि विस्तृत लिखित टिप्पणी, रिमार्क्स में दिए जाते हैं। व्यापक मूल्यांकन, भावनात्मक, सामाजिक, मानसिक, रचनात्मक, नैतिक तथा व्यवहारिक पहलुओं का भी मूल्यांकन। निरंतर प्रक्रिया, कक्षा गतिविधियों, प्रोजेक्ट, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, समूह कार्य आदि के माध्यम से लगातार किया जाता है। गहराई से विश्लेषण, विद्यार्थी की कमजोरियों, शक्तियों और सीखने की शैली की विस्तृत जानकारी मिलती है। गुणात्मक मूल्यांकन के उपयोग। विद्यार्थी की सीखने की प्रक्रिया को समझने में, व्यक्तिगत व सामाजिक कौशल का आकलन करने में, रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच का पता लगाने में, शिक्षण में सुधार के लिए विस्तृत फीडबैक देने में, समग्र मूल्यांकन, हॉलिस्टिक असेसमेंट करने में। CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को प्रभावी बनाने में। 2. क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन, मात्रात्मक मूल्यांकन क्या है? मात्रात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसमें विद्यार्थी के प्रदर्शन को संख्यात्मक रूप, अंक, प्रतिशत, स्कोर, ग्रेड में मापा जाता है।
यह परिणामों को मापने का सांख्यिकीय तरीका है। मात्रात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं। संख्यात्मक न्यूमेरिकल आधार अंक स्कोर प्रतिशत या ग्रेड के रूप में परिणाम। मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड निश्चित नियम प्रश्नपत्र और स्कोरिंग विधि का पालन। उद्देश्यपूर्ण ऑब्जेक्टिव व्यक्तिगत पक्षपात कम होता है। तुलना में आसान छात्रों कक्षाओं या विद्यालयों के बीच तुलना की जा सकती है। तेज और स्पष्ट परिणाम आसानी से समझ में आते हैं। ज्ञान व कौशल का बाहरी मापन यह बताता है कि छात्र ने कितना सीखा है। परीक्षाओं पर आधारित टेस्ट क्विज लिखित परीक्षा आदि मुख्य साधन। मात्रात्मक मूल्यांकन के उपयोग। अंतिम परिणाम अचीवमेंट मापने के लिए। प्रवेश चयन व प्रमोशन हेतु। तुलनात्मक अध्ययन कंपैरेटिव एनालिसिस करने में। अंक आधारित रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में। सीखने के स्तर की स्पष्ट पहचान। परीक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने में। 3 गुणात्मक और मात्रात्मक मूल्यांकन में अंतर। आधार गुणात्मक मूल्यांकन मात्रात्मक मूल्यांकन। अर्थ गुणों व्यवहार और प्रक्रियाओं का आकलन सीखने के परिणाम को अंकों ग्रेड में मापना। परिणाम का रूप वर्णनात्मक रिमार्क्स संख्यात्मक मार्क्स स्कोर। प्रकृति विषयात्मक सब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव। मुख्य साधन अवलोकन बातचीत पोर्टफोलियो गतिविधियां परीक्षा टेस्ट क्विज। उद्देश्य सीखने की गुणवत्ता और प्रक्रिया जानना सीखने की मात्रा आंकना। उपयोग क्षेत्र व्यक्तित्व रचनात्मकता रुचि सोच ज्ञान कौशल उपलब्धियां। सटीकता संभवतः परिवर्तनशील अधिक स्थिर व स्पष्ट। केंद्र कैसे सीखा कितना सीखा। 4 टूल ऑफ इवैल्यूएशन ऑब्जर्वेशन मेथड अवलोकन विधि। अवलोकन विधि वह प्रक्रिया है जिसमें शोधकर्ता या शिक्षक किसी व्यक्ति समूह घटना या व्यवहार को ध्यानपूर्वक देखकर उसकी सही और वस्तुनिष्ठ जानकारी एकत्र करता है। यह शिक्षा मनोविज्ञान और शोध में सबसे विश्वसनीय तरीकों में से एक है। एक मीनिंग अर्थ। अवलोकन विधि का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह के व्यवहार गतिविधियों और प्रतिक्रिया को सीधे देखकर बिना किसी हस्तक्षेप के तथ्य एकत्र करना। 2 डेफिनेशंस परिभाषाएं। 1 गिलफोर्ड के अनुसार अवलोकन विधि वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के व्यवहारिक तथ्यों को देखने और दर्ज करने के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाती है। 2 जॉन लुइस के अनुसार अवलोकन प्रत्यक्ष अध्ययन की वह विधि है जिसमें व्यक्ति अपने इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक स्थितियों की जानकारी एकत्र करता है। 3 गुड और हैट के अनुसार अवलोकन एक ऐसी वैज्ञानिक तकनीक है जिसमें वस्तुओं व्यक्तियों या घटनाओं को उनकी प्राकृतिक परिस्थिति में देखकर तथ्य संग्रहित किए जाते हैं। 3 मेन पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड मुख्य बिंदु। व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से देखना। तथ्यों को बिना प्रभावित किए दर्ज करना। स्वाभाविक नेचुरल परिस्थितियों में अध्ययन। निष्पक्ष और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक जानकारी। इंद्रियों पर आधारित सेंसरी मेथड। विश्वसनीय और वास्तविक डेटा प्राप्त करना। 4 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन अवलोकन के प्रकार। 1 पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भागीदारी अवलोकन। शोधकर्ता स्वयं समूह या गतिविधि का हिस्सा बनकर अवलोकन करता है। 2 नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन अभागीदारी अवलोकन। शोधकर्ता दूर रहकर बिना भाग लिए अवलोकन करता है। 3 स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन संरचित अवलोकन। पहले से तय नियमों और उद्देश्यों के अनुसार अवलोकन। 4 अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन असंरचित अवलोकन। कोई पूर्वनिर्धारित नियम नहीं प्राकृतिक अवलोकन। 5 कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन नियंत्रित अवलोकन। विशेष प्रयोगशाला या नियंत्रित परिस्थितियों में अवलोकन। 6 नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन स्वाभाविक अवलोकन।
स्वाभाविक वातावरण में व्यक्तियों का अवलोकन। 5 पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, भागीदारी अवलोकन। मीनिंग अर्थ। जब शोधकर्ता या शिक्षक स्वयं गतिविधि, समूह या परिस्थिति में शामिल होकर अवलोकन करता है, उसे भागीदारी अवलोकन कहते हैं। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। भागीदारी अवलोकन की मुख्य विशेषताएं। शोधकर्ता गतिविधि का हिस्सा होता है। व्यवहार का गहन अध्ययन संभव। विश्वास का संबंध बनता है। प्राकृतिक व्यवहार का अवलोकन। छिपी हुई प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। दीर्घकालिक अध्ययन के लिए उपयुक्त। प्राथमिक और वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है। लिमिटेशंस ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, भागीदारी अवलोकन की सीमाएं। गहरे व्यवहार का ज्ञान कम मिलता है। शोधकर्ता और समूह के बीच दूरी रहती है। कुछ व्यवहार छिपे रहते हैं। गलत व्याख्या होने की संभावना। संवाद की कमी के कारण अधूरी जानकारी। भावनात्मक पहलुओं को समझना कठिन। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, अवलोकन विधि की विशेषताएं। प्रत्यक्ष डायरेक्ट विधि। सहज और प्राकृतिक प्रक्रिया, वैज्ञानिक एवं तथ्यात्मक डेटा। पूर्वाग्रह कम, शिक्षण अधिगम पर उपयोगी, व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानता है, तत्काल परिणाम प्राप्त। लिमिटेशंस ऑफ पार्टी 8। डिमेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, अवलोकन विधि की कमियां दोष। पूर्वाग्रह बायस की संभावना, हर परिस्थिति में उपयोग संभव नहीं। समय और मेहनत अधिक, कुछ व्यवहार कृत्रिम हो सकते हैं। सब विवरण रिकॉर्ड करना कठिन। अवलोकनकर्ता की कौशल पर निर्भरता। भावनाएं व मानसिक प्रक्रियाएं सीधे नहीं दिखती। 9 इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, अवलोकन विधि का महत्व। व्यवहार का वास्तविक ज्ञान देता है, कक्षा प्रबंधन और शिक्षण के लिए उपयोगी, बच्चों की रुचि, आदतें और क्षमताएं समझने में मदद। शोध में विश्वसनीय डेटा प्रदान करता है, शिक्षक को विद्यार्थियों की सीखने की समस्याएं समझने में सहायता। मूल्यांकन असेसमेंट का महत्वपूर्ण हिस्सा, अव्यक्त या अनकहे व्यवहार को समझने में सहायक। कक्षा में अनुशासन व सहभागिता के स्तर को जानने का सर्वोत्तम तरीका। डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपेंट नॉन आधार पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, भागीदारी अवलोकन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, अभागीदारी अवलोकन। अर्थ शोधकर्ता या शिक्षक स्वयं गतिविधि समूह का हिस्सा बनकर अवलोकन करता है, शोधकर्ता बिना भाग लिए दूरी से केवल अवलोकन करता है। भूमिका सक्रिय भूमिका, एक्टिव रोल, निष्क्रिय भूमिका, पैसिव रोल। व्यवहार पर प्रभाव समूह का व्यवहार शोधकर्ता की उपस्थिति से प्रभावित हो सकता है, व्यवहार प्राकृतिक और बिना हस्त। पांच कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। 1 कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, नियंत्रित अवलोकन। मीनिंग अर्थ। नियंत्रित अवलोकन वह अवलोकन है जिसमें शोधकर्ता द्वारा अवलोकन की सारी परिस्थितियां, वातावरण, समय, उपकरण, तरीके आदि पहले से नियंत्रित, कंट्रोल्ड और तय किए जाते हैं। यह आमतौर पर प्रयोगशाला, लैबोरेटरी
या विशेष रूप से तैयार की गई स्थितियों में किया जाता है। मुख्य विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। नियंत्रित परिस्थितियां, वातावरण, प्रकाश, समय, सामग्री आदि सभी नियंत्रित रहते हैं। मानकीकृत उपकरण, कैमरा, चेकलिस्ट, स्केल, टेस्ट आदि का प्रयोग। वस्तुनिष्ठता अधिक, परिणाम व्यक्ति की पसंद या पूर्वाग्रह से कम प्रभावित होते हैं। दोहराव योग्य, रिपीटेबल, समान परिस्थितियों में अवलोकन दोहराया जा सकता है। सटीक और विश्वसनीय डेटा, वैज्ञानिक प्रयोगों जैसा सटीक परिणाम मिलता है। पूर्वनिर्धारित योजना, हर चरण पहले से तय होता है। लैब आधारित या कृत्रिम परिस्थितियां, वास्तविक जीवन जैसा वातावरण नहीं भी हो सकता है। लिमिटेशंस, सीमाएं बटा कमियां। प्राकृतिक व्यवहार का अभाव, व्यक्ति नियंत्रित माहौल में स्वाभाविक व्यवहार नहीं दिखाता। अधिक खर्च और संसाधनों की आवश्यकता। समय लेने वाला, हर व्यवहार का परीक्षण नियंत्रित वातावरण में संभव नहीं। कृत्रिम परिस्थितियां परिणाम को प्रभावित कर सकती हैं। 2. अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, अनियंत्रित बटा स्वाभाविक अवलोकन। मीनिंग, अर्थ। जब अवलोकन स्वाभाविक, नेचुरल परिस्थितियों में बिना किसी नियंत्रण या हस्तक्षेप के किया जाए तो उसे अनियंत्रित अवलोकन कहते हैं। यह अवलोकन कक्षा, घर, खेल मैदान, सड़क या किसी भी वास्तविक जीवन की परिस्थिति में किया जाता है। मुख्य विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। प्राकृतिक वातावरण में अवलोकन, कोई कृत्रिम व्यवस्था नहीं। व्यवहार का वास्तविक चित्रण, व्यक्ति अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। लचीली प्रक्रिया, पहले से तय नियम बहुत कम होते हैं। कम खर्च, उपकरण या प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं। प्रत्यक्ष और प्रामाणिक डेटा, जीवन से जुड़ा व्यवहार दिखाई देता है। वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन। शोधकर्ता कम हस्तक्षेप करता है, नॉन पार्टिसिपेंट अवलोकन भी हो सकता है। लिमिटेशंस, सीमाएं बटा कमियां। वस्तुनिष्ठता कम, शोधकर्ता के पूर्वाग्रह की संभावना। रिकॉर्डिंग कठिन, अचानक व्यवहार होते हैं, नोट करना कठिन। परिस्थितियों पर नियंत्रण नहीं, मौसम, भीड़, आवाज आदि प्रभाव डाल सकते हैं। दोहराव, रिप्लिकेशन, कठिन, हर बार स्थितियां बदल जाती हैं। असंगत, अनसिस्टेमैटिक डेटा, साफ सुथरी तुलना मुश्किल। 3. डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन में अंतर। आधार, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, नियंत्रित अवलोकन, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, अनियंत्रित अवलोकन। पर्यावरण, कृत्रिम, नियंत्रित परिस्थितियां, प्राकृतिक, वास्तविक जीवन की परिस्थितियां। योजना, पूर्ण रूप से योजनाबद्ध, कम योजनाबद्ध या बिना योजना। सहयोग, उपकरण और साधनों का उपयोग, उपकरण का कम या कोई उपयोग नहीं। वस्तुनिष्ठता अधिक, अपेक्षाकृत कम। डेटा की सटीकता, सटीक और मापने योग्य, वास्तविक पर कम मापने योग्य। व्यवहार की प्रकृति, स्वाभाविक नहीं, अधिक स्वाभाविक। खर्च अधिक, कम। सुविधा, लैब, विशेष सेटिंग आवश्यक, कहीं भी किया जा सकता है। दोहराव, संभव, कठिन। उपयोग, मनोविज्ञान, प्रयोग, वैज्ञानिक अध्ययन, शिक्षा, सामाजिक अध्ययन, कक्षा अवलोकन। 6. इंटरव्यू, साक्षात्कार तकनीक, इंटरव्यू टेक्निक। 1. अर्थ, मीनिंग। साक्षात्कार वह प्रक्रिया है जिसमें 2 या अधिक व्यक्तियों के बीच आमने सामने या मौखिक संवाद के माध्यम से जानकारी एकत्र की जाती है। यह एक व्यवस्थित, उद्देश्यपूर्ण तथा योजनाबद्ध वार्तालाप होता है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के विचार, अनुभव, भावनाएं, क्षमताएं, व्यवहार और दृष्टिकोण को समझा जाता है। 2. परिभाषाएं, डेफिनेशंस। 1. गुड के अनुसार साक्षात्कार एक ऐसा मौखिक उपकरण है जिसमें साक्षात्कारकर्ता और प्रत्याशी बातचीत के माध्यम से आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। 2. वेबर वेबस्टर के अनुसार
साक्षात्कार दो व्यक्तियों के बीच उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है जिसमें प्रश्न पूछकर तथ्यों का पता लगाया जाता है। 3. जेम्स ड्रेवर। साक्षात्कार एक प्रत्यक्ष, व्यक्तिगत तथा मौखिक तकनीक है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के व्यवहार, भावनाओं और दृष्टिकोण को जानने का प्रयास किया जाता है। 63. साक्षात्कार से संबंधित विधियां, मेथड्स रिलेटेड टू इंटरव्यू। प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। साक्षात्कारकर्ता सीधे प्रश्न पूछता है। उत्तर स्पष्ट और तथ्यात्मक होते हैं। अप्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड। प्रश्न संकेतात्मक या परिस्थिति आधारित होते हैं। प्रत्याशी के व्यक्तित्व, दृष्टिकोण, भावनाओं आदि को समझने के लिए। संरचित विधि, स्ट्रक्चर्ड मेथड। पहले से तैयार प्रश्नावली के अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रत्याशियों से एक जैसे प्रश्न। असंरचित विधि, अनस्ट्रक्चर्ड मेथड। प्रश्न निश्चित नहीं होते। बातचीत स्वाभाविक ढंग से आगे बढ़ती है। गहन साक्षात्कार, इन डेप्थ मेथड। व्यक्ति के अनुभव, समस्याओं या व्यवहार का विस्तृत अध्ययन। समूह साक्षात्कार, ग्रुप मेथड। एक साथ कई व्यक्तियों का साक्षात्कार। 4. साक्षात्कार की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरव्यू। मौखिक संचार पर आधारित तकनीक। प्रत्याशी को प्रत्यक्ष रूप से समझने का अवसर। व्यक्तित्व, दृष्टिकोण, भावनाओं का आकलन। लचीला और मानवीय संपर्क वाला उपकरण। विश्वसनीय एवं विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का माध्यम। प्रश्न पूछने का क्रम परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सकता है। साक्षात्कारकर्ता के कौशल पर परिणाम निर्भर। दो तरफा संचार की प्रक्रिया। 5. मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरव्यू। प्रत्याशी या व्यक्ति को समझना। तथ्यों, विचारों, अनुभवों एवं भावनाओं की जानकारी प्राप्त करना। किसी समस्या, स्थिति या व्यवहार का गहन अध्ययन। चयन, नियुक्ति या मूल्यांकन में सहायता। शिक्षण, अधिगम में छात्र की प्रगति जानना। सहज वातावरण में वास्तविक प्रतिक्रियाएं प्राप्त करना। अनुसंधान, रिसर्च में विश्वसनीय डाटा एकत्र करना। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में सहायक जानकारी। बी. असंरचित प्रश्नावली, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर। इसमें प्रश्न खुले प्रकार के होते हैं और उत्तरदाता अपने विचार विस्तार से लिख सकता है। विशेषताएं, विस्तृत और वर्णनात्मक उत्तर मिलते हैं। लचीलापन अधिक होता है। विश्लेषण कठिन परंतु गहन जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण, आप शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार चाहते हैं? आपकी राय में समस्या का मुख्य कारण क्या है? सी. मिश्रित प्रकार की प्रश्नावली, मिक्स्ड क्वेश्चनेयर। यह संरचित प्लस असंरचित दोनों प्रकार के प्रश्नों का मिश्रण होती है। विशेषताएं, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ दोनों प्रकार की जानकारी मिलती है। आधुनिक शोध में सबसे अधिक उपयोग। 5. प्रश्नावली तकनीक के लाभ, मेरिट्स ऑफ क्वेश्चनेयर टेक्निक। कम समय में अधिक लोगों से जानकारी प्राप्त होती है। बड़े समूह में सर्वेक्षण करना आसान और तेज होता है। लिखित उत्तरों के कारण जानकारी अधिक विश्वसनीय व सटीक होती है। उत्तरदाता बिना किसी दबाव, संकोच या भय के सही उत्तर दे सकता है, विशेषकर जब प्रश्नावली गुप्त, अनोनिमस रखी जाती है। कम खर्चीली तकनीक, केवल कागज, पेन या ऑनलाइन फॉर्म की जरूरत। एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी, सभी उत्तरदाताओं से एक जैसी जानकारी मिलती है। डेटा का विश्लेषण सरल, संरचित प्रश्नों को आसानी से कोड और वर्गीकृत किया जा सकता है। विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रों में उपयोगी, दूरदराज के लोगों से भी उत्तर मिल सकते हैं। अध्ययन को नैतिक और गोपनीय बनाने में सहायक, प्रत्यक्ष संपर्क की आवश्यकता नहीं।
उत्तरदाता स्वतंत्र वातावरण में उत्तर देता है। अनुसंधान, शिक्षा, उद्योग, प्रशासन सभी क्षेत्रों में उपयोगी। 6. प्रश्नावली तकनीक का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चनेयर टेक्निक। अनुसंधान में प्राथमिक डेटा संग्रह का सबसे प्रभावी साधन। कम लागत में बड़े पैमाने पर जानकारी एकत्र करने की क्षमता। मनोगत, भावनात्मक, सामाजिक और शैक्षिक पहलुओं का अध्ययन संभव। विभिन्न समूहों की सोच, दृष्टिकोण और अनुभव का तुलनात्मक अध्ययन। नीतियां, कार्यक्रम, योजनाएं और शिक्षण पद्धतियों के सुधार के लिए महत्वपूर्ण। उत्तरदाताओं की वास्तविक राय प्राप्त होती है क्योंकि वे स्वयं लिखकर बताते हैं। संगठनों, स्कूलों, कॉलेजों में प्रतिक्रिया, फीडबैक लेने का अच्छा साधन। वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव डेटा प्रदान करता है क्योंकि 7. प्रश्नावली विधि की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ क्वेश्चनेयर मेथड। सभी प्रश्न समान रूप से समझ नहीं आते। उत्तरदाता प्रश्नों की व्याख्या गलत कर सकता है। ईमानदारी की कमी। कई लोग जल्दी में या लापरवाही से गलत अधूरे उत्तर देते हैं। कम साक्षर या असाक्षर व्यक्तियों के लिए कठिन। उत्तर देने की रुचि कम होने पर प्रश्नावली वापस नहीं मिलती। रिटर्न रेट कम हो सकता है। व्यवहार, भावनाओं या गहराई से जानकारी नहीं मिलती क्योंकि केवल लिखित उत्तर प्राप्त होते हैं। बंद, क्लोज एंडेड प्रश्नों में उत्तरदाताओं की अभिव्यक्ति सीमित। प्रश्नावली बहुत लंबी हो तो उत्तरदाता थक जाते हैं। बाहरी प्रभावों से उत्तर प्रभावित हो सकते हैं, जैसे सामाजिक दबाव, दिखावा, उत्तरों को अच्छा दिखाने की कोशिश, सोशल डिजायरेबिलिटी बायस, स्पष्टीकरण की कमी क्योंकि इंटरव्यूअर मौजूद नहीं होता। विश्लेषण में समय लगता है, विशेष रूप से अगर खुले प्रश्न अधिक हों। फर्जी उत्तर की संभावना, जब प्रश्नावली ऑनलाइन या बिना निगरानी के भरी जाती है। प्रश्नावली की गुणवत्ता पर पूरा परिणाम निर्भर। गलत प्रश्नों से पूरा शोध गलत दिशा में जा सकता है। 8. रेटिंग स्केल मेथड। रेटिंग स्केल विधि, अर्थ, मीनिंग ऑफ रेटिंग स्केल मेथड। रेटिंग स्केल एक ऐसी मूल्यांकन इवैल्यूएशन तकनीक है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यवहार, कौशल या प्रदर्शन को पूर्वनिर्धारित पैमाने स्केल पर अंक, स्तर या श्रेणी देकर मापा जाता है। यह पैमाना संख्यात्मक न्यूमेरिकल या वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव हो सकता है। उदाहरण 1 बहुत खराब, 2 खराब, 3 सामान्य, 4 अच्छा, 5 बहुत अच्छा। रेटिंग स्केल का उपयोग शिक्षा, मनोविज्ञान, संगठनात्मक प्रबंधन, अनुसंधान, कर्मचारी मूल्यांकन, सामाजिक अध्ययनों आदि में किया जाता है। रेटिंग स्केल की मुख्य विशेषताएं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेटिंग स्केल। मूल्यांकन को मापनीय बनाता है, व्यवहार या प्रदर्शन को संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता है। पूर्वनिर्धारित स्तर होते हैं जैसे 1 से 5, कम, मध्यम, उच्च, सहमत, असहमत आदि। सरल और उपयोग में आसान, शिक्षक, अनुसंधानकर्ता या निरीक्षक इसे आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। व्यवहार एवं प्रदर्शन को संरचित रूप में मापना, अस्पष्टता कम होती है और स्पष्ट प्रतिनिधित्व मिलता है। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी बढ़ती है, निर्णय व्यक्तिगत पक्षपात से कम प्रभावित होता है। व्यक्ति की क्षमता का तुलनात्मक विश्लेषण संभव, 2 या अधिक व्यक्तियों के प्रदर्शन की तुलना आसान हो जाती है। रेटिंग स्केल के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेटिंग स्केल। किसी व्यक्ति या समूह के व्यवहार, कौशल, दृष्टिकोण या प्रदर्शन को मापना। मूल्यांकन को स्पष्ट, सरल और संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करना। तुलना, कंपैरिजन करने में सुविधा प्रदान करना।
शिक्षण अधिगम में सुधार हेतु प्रतिक्रिया उपलब्ध कराना। शोध कार्यों में मापनीय मेजरेबल डेटा एकत्रित करना। गुणवत्ता, योग्यता और दक्षता का मानकीकृत आकलन करना। रेटिंग स्केल के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल मेथड। एक, ग्राफिक रेटिंग स्केल। ग्राफिक रेटिंग स्केल क्षैतिज रेखा पर न्यूनतम से अधिकतम बिंदु अंकित होते हैं। रेटर उपयुक्त बिंदु पर निशान लगाता है। उदाहरण, बहुत खराब, अच्छा, बहुत अच्छा। 2, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल संख्याओं के रूप में रेटिंग दी जाती है। उदाहरण, 1 से 10 तक अंक देना। 3, डेस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल। डिस्क्रिप्टिव वर्बल रेटिंग स्केल उत्कृष्ट, अच्छा, सामान्य, कमजोर, बहुत कमजोर जैसे शब्दों में रेटिंग। 4, लाइकेट स्केल। लाइकर्ट स्केल मतों व दृष्टिकोणों को मापने के लिए पूरी तरह सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत, बिल्कुल असहमत। 5, थर्स्टन स्केल। थर्स्टोन स्केल दृष्टिकोण मापने के लिए विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित बयान, स्टेटमेंट्स। 6, चेकलिस्ट रेटिंग स्केल। चेकलिस्ट रेटिंग सूची के अनुसार हाना, उपस्थित, अनुपस्थित आदि विकल्प। 7, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन स्केल। बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन स्केल BOS व्यवहारों की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी के आधार पर रेटिंग। 8, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल बार्स प्रत्येक स्तर पर स्पष्ट व्यवहार वर्णन होता है, बहुत विश्वसनीय। रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल के गुण बटा मेरिट्स। मेरिट्स ऑफ रेटिंग स्केल सरल, त्वरित और उपयोग में आसान। मूल्यांकन संख्यात्मक एवं तुलनात्मक बन जाता है। शोध, प्रबंधन और शिक्षा में विश्वसनीय डेटा प्राप्त होता है। संगठित और व्यवस्थित मूल्यांकन प्रदान करता है। कम समय में अधिक व्यक्तियों का आकलन किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के कौशल, गुण और व्यवहारों को मापा जा सकता है। रेटिंग स्केल की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ रेटिंग स्केल। पक्षपात, बायस की संभावना, दयाभाव, लीनियंसी, कठोरता, सेवेरिटी, मध्य प्रवृत्ति, सेंट्रल टेंडेंसी। व्यक्तिपरकता, अधिक रेटर का व्यक्तिगत दृष्टिकोण परिणाम को प्रभावित कर सकता है। सभी गुणों को स्केल पर मापना संभव नहीं, जैसे भावनाएं, आंतरिक प्रेरणा आदि। अत्यधिक सामान्यीकरण का खतरा, एक गुण के आधार पर संपूर्ण मूल्यांकन प्रभावित हो सकता है। हेलो इफेक्ट। रेटिंग स्केल तैयार करना समयसाध्य, अच्छे पैमानों का चयन करना कठिन होता है। रिस्पोंडेंट हमेशा ईमानदार नहीं होते, उच्च या निम्न रेटिंग देकर परिणाम बदल सकते हैं। 9, चेकलिस्ट। चेकलिस्ट एक मूल्यांकन उपकरण, असेसमेंट टूल है जिसमें विभिन्न बिंदुओं, गुणों, व्यवहारों या गतिविधियों की क्रमबद्ध सूची तैयार की जाती है। मूल्यांकनकर्ता, जैसे शिक्षक, निरीक्षक या परीक्षक, इन बिंदुओं को टिक या क्रॉस के माध्यम से चिह्नित करता है कि वह बिंदु मौजूद है या नहीं। सरल शब्दों में, चेकलिस्ट एक ऐसी सूची है जो यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु छूट न जाए। चेकलिस्ट की परिभाषा, डेफिनेशन। चेकलिस्ट एक व्यवस्थित सूची है जिसमें विशेष गुणों, क्रियाओं या आवश्यकताओं को शामिल किया जाता है और चिन्ह लगाकर यह निर्धारित किया जाता है कि वे उपस्थित हैं या अनुपस्थित। यह त्वरित, क्विक, सरल, सिंपल और वस्तुपरक, ऑब्जेक्टिव मूल्यांकन का माध्यम है। चेकलिस्ट बनाते समय सावधानियां, प्रिकॉशंस व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग अ चेकलिस्ट। चेकलिस्ट तैयार करते समय निम्न सावधानियों का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि मूल्यांकन सही, विश्वसनीय और उपयोगी हो। 1, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव स्पष्ट होना चाहिए। चेकलिस्ट बनाने से पहले मूल्यांकन का उद्देश्य निर्धारित करें। क्यों बनाया जा रहा है? क्या मापना है, व्यवहार, कौशल या ज्ञान? 9, चेकलिस्ट 3 बिंदु मापने योग्य, मेजरेबल और अवलोकनीय, ऑब्जर्वेबल हों। केवल वही बातें शामिल करें जिन्हें शिक्षक या परीक्षक वास्तविक रूप से देख सकता हो।
अच्छा व्यवहार करता है की जगह सहपाठियों से विनम्रता से बात करता है लिखें। 4 बिंदुओं की संख्या उचित हो। बहुत ज्यादा बिंदु बनाने से मूल्यांकन कठिन हो जाता है। बहुत कम बिंदु बनाने से सही मूल्यांकन नहीं हो पाता। केवल आवश्यक और महत्वपूर्ण बिंदु ही शामिल करें। 5 समान प्रकार के बिंदुओं को समूहित करें, जैसे शैक्षणिक कौशल, सामाजिक व्यवहार, व्यावहारिक कौशल आदि। इससे सूची व्यवस्थित और पढ़ने में आसान होती है। 6 चेक पॉइंट्स का क्रम तार्किक और सरल हो। पहले सामान्य बिंदु, फिर विशेष बिंदु रखें। अवलोकन के क्रम के अनुसार सूची। एक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड का अर्थ मीनिंग। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड CRC वह विस्तृत अभिलेख रिकॉर्ड है जिसमें किसी विद्यार्थी की समग्र शैक्षणिक, सहशैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तिगत प्रगति का विवरण क्रमबद्ध रूप से रखा जाता है। यह रिकॉर्ड वर्षों तक, कक्षा से कक्षा तक संचित किया जाता है, इसलिए इसे क्यूमुलेटिव कहा जाता है। 2 परिभाषाएं, डेफिनेशंस। एक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड वह दस्तावेज है जिसमें विद्यार्थी के जीवन के सभी पक्षों का निरंतर और विस्तृत विवरण दर्ज किया जाता है। 2 यह एक ऐसा समग्र अभिलेख है जो विद्यार्थी की शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ साथ उसके सामाजिक व्यवहार, रुचियों, आदतों, स्वास्थ्य तथा व्यक्तित्व का पूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। 3 CRC विद्यार्थियों की प्रगति को दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म रूप से दर्ज करने का व्यवस्थित साधन है। 3 क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड का महत्व, इंपोर्टेंस। विद्यार्थी का समग्र विकास जानने में सहायता करता है। शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में मदद मिलती है। विद्यार्थी की क्षमता, रुचि, योग्यता एवं कमजोरियों का पता चलता है। भावी शिक्षा, मार्गदर्शन एवं परामर्श, गाइडेंस काउंसलिंग में उपयोगी। कक्षा परिवर्तन या विद्यालय परिवर्तन में सटीक जानकारी उपलब्ध करवाता है। माता-पिता को बच्चे की प्रगति का स्पष्ट विवरण देता है। यह विद्यार्थी की निरंतर प्रगति का विश्वसनीय अभिलेख है। भविष्य की योजनाएं, करियर प्लानिंग बनाने में सहायक। 4 क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड की उपयोगिता, यूटिलिटी। शैक्षणिक मूल्यांकन के लिए, परामर्श एवं मार्गदर्शन में, कैरियर चयन के लिए, व्यवहार समस्याओं के समाधान हेतु, प्रतिभाओं की पहचान के लिए, शिक्षण विधियों में सुधार के लिए, विद्यालय प्रबंधन में निर्णय लेने के लिए, माता-पिता और विद्यालय के बीच संवाद का आधार। 3 CU5 क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड की विषय वस्तु, कंटेंट्स और सब्जेक्ट मैटर। CRC में आमतौर पर निम्नलिखित विषय शामिल होते हैं। व्यक्तिगत जानकारी, नाम, आयु, लिंग, जन्म तिथि, पता, माता-पिता की जानकारी, पारिवारिक पृष्ठभूमि, स्वास्थ्य संबंधी अभिलेख, शारीरिक माप, ऊंचाई, वजन, बीमारियां या स्वास्थ्य समस्याएं, दृष्टि, श्रवण, टिटनेस, टीकाकरण आदि, शैक्षणिक उपलब्धियां, कक्षावार वार्षिक प्रदर्शन, यूनिट टेस्ट, टर्म परीक्षा, परियोजना रिकॉर्ड, सहशैक्षणिक गतिविधियां, खेल, कला, संगीत, नाटक, वाद विवाद आदि, पुरस्कार एवं उपलब्धियां, सामाजिक एवं भावनात्मक व्यवहार, सहपाठियों से संबंध, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, सहयोग, जिम्मेदारी, रुचियां, क्षमताएं एवं विशेष प्रतिभाएं, उसकी हॉबी व कौशल, रचनात्मक क्षमताएं, शिक्षक की टिप्पणी एवं सुझाव। स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट बनाने के चरण, स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट। मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण तैयार करना एक विस्तृत और व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसके प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं। स्टेप 1 उद्देश्य निर्धारण, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स।
परीक्षा का उद्देश्य स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। उदाहरण, किसी विषय में विद्यार्थी की ज्ञान, कौशल या व्यवहारिक दक्षता का आकलन करना। उद्देश्य निर्धारित करने के बाद ही पाठ्यक्रम और टॉपिक का चयन किया जाता है। स्टेप 2, विषय वस्तु का चयन, कंटेंट सिलेक्शन। परीक्षा में शामिल विषय और टॉपिक का सटीक और स्पष्ट चयन करना। पाठ्यक्रम और विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार विषय वस्तु को व्यवस्थित करना। यह सुनिश्चित करना कि सभी महत्वपूर्ण टॉपिक शामिल हों। कंटेंट वैलिडिटी। स्टेप 3, टेस्ट ब्लूप्रिंट और प्रश्न निर्माण। टेस्ट ब्लूप्रिंट आइटम कंस्ट्रक्शन। टेस्ट ब्लूप्रिंट। परीक्षा में विषय वस्तु के अनुसार प्रश्नों का वितरण तय करें। प्रत्येक टॉपिक के लिए प्रश्नों की संख्या और अंक निर्धारित करें। आइटम कंस्ट्रक्शन। प्रश्न सटीक, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए। प्रश्नों के प्रकार वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव या व्यक्तिपरक, सब्जेक्टिव। स्टेप 4, प्रारंभिक परीक्षण बटा पायलट टेस्ट। पायलट टेस्टिंग बटा ट्राईआउट। प्रारंभिक प्रश्नों को छोटे समूह पर आजमाना। इससे प्रश्नों की सत्यता, वैलिडिटी, कठिनाई स्तर और स्पष्टता का मूल्यांकन होता है। कमजोर या अस्पष्ट प्रश्नों को सुधार कर हटा दिया जाता है। स्टेप 5, वस्तु विश्लेषण, आइटम एनालिसिस। प्रत्येक प्रश्न की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना। डिफिकल्टी इंडेक्स, प्रश्न की कठिनाई का स्तर। डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, प्रश्न की विद्यार्थियों के बीच भिन्नता मापने की क्षमता। डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में विकल्पों की प्रभावशीलता। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, परीक्षा परिणाम दोहराव योग्य और सटीक होने चाहिए। वैलिडिटी, सत्यता, परीक्षा वास्तव में उस विषय या क्षमता का मूल्यांकन करे जिसे मापना है। स्टेप 6, अंतिम प्रश्न पत्र तैयार करना। फाइनल टेस्ट कंस्ट्रक्शन। पायलट परीक्षण और विश्लेषण के बाद अंतिम प्रश्न पत्र तैयार करना। प्रश्न पत्र में संतुलन, स्पष्टता और उद्देश्य सुनिश्चित करना। अंक वितरण और समय सीमाएं तय करना। स्टेप 4, प्रारंभिक परीक्षण बटा पायलट टेस्ट। पायलट टेस्टिंग बटा ट्राईआउट। 15 ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, उद्देश्यात्मक परीक्षण। 1, अर्थ, मीनिंग। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट वह परीक्षा है जिसमें प्रत्येक प्रश्न का एक निश्चित और स्पष्ट उत्तर होता है। विद्यार्थी को केवल सही उत्तर का चयन या भरना होता है। उदाहरण, सही गलत, ट्रू फॉल्स। बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। मिलान, मैचिंग टाइप। रिक्त स्थान भरना, फिल इन द ब्लैंक्स। मुख्य विशेषता, उत्तर एकदम स्पष्ट और निश्चित होता है। 2, परिभाषा, डेफिनेशन। इंसर्ट के अनुसार ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट वह परीक्षण है जिसमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निश्चित होता है और विद्यार्थी को केवल सही विकल्प चुनना या लिखना होता है। 3, एडवांटेजेस बटा लाभ। एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। सटीक और निष्पक्ष मूल्यांकन। व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना कम होती है। विस्तृत विषय का मूल्यांकन संभव। कम समय में अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तुरंत परिणाम, क्विक स्कोरिंग। उत्तर स्पष्ट होने के कारण शीघ्र अंकांकन संभव। छात्रों के लिए सरल और स्पष्ट। प्रश्न का उत्तर निश्चित होता है, भ्रम की संभावना नहीं। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी अधिक। मूल्यांकन में दोहराव योग्य और निष्पक्ष परिणाम। समय की बचत। प्रश्न पूछने और अंकांकन में कम समय लगता है। 4, डिफेक्ट्स बटा दोष। लिमिटेशंस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। सिर्फ स्मरण आधारित मूल्यांकन। रचनात्मकता, विश्लेषण और उच्च स्तर की सोच का मूल्यांकन मुश्किल। विवेचनात्मक क्षमता नहीं मापता। विद्यार्थी के तर्क और विचार व्यक्त करने की क्षमता नहीं देखी जा सकती। सटीक उत्तरों पर निर्भरता। यदि उत्तर देने वाला थोड़ी गलती करता है तो पूरी अंक गुम सकता है।
प्रश्नों की तैयारी में समय और कौशल की आवश्यकता। प्रभावी और स्पष्ट प्रश्न तैयार करना कठिन। संधान गैसिंग की संभावना। 3 एडवांस। 17 सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट व्यक्तिपरक परीक्षण। एक अर्थ बटा मीनिंग। सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट वह परीक्षा है जिसमें विद्यार्थी को प्रश्नों के लंबे, स्पष्ट और स्वतंत्र उत्तर देने होते हैं। विद्यार्थी अपने विचार, तर्क, विश्लेषण और दृष्टिकोण के अनुसार उत्तर तैयार करता है। उदाहरण: निबंध एसे। वर्णनात्मक प्रश्न डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। प्रश्नोत्तरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। मुख्य विशेषता उत्तर व्यक्तिपरक और स्वतंत्र रूप से तैयार किया जाता है। 2 डिफेक्ट्स बटा दोष विशेषकर एसे टाइप एग्जामिनेशन के। मूल्यांकन में व्यक्तिगत भेदभाव। शिक्षक के विचार और दृष्टिकोण से अंकांकन प्रभावित हो सकता है। समय की अधिक आवश्यकता। लंबा उत्तर लिखने और मूल्यांकन करने में अधिक समय लगता है। समानता की कमी लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। विभिन्न विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करना कठिन। 3 सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट बटा सुधार के सुझाव एसे टाइप टेस्ट। स्पष्ट मूल्यांकन मानक क्लियर स्कोरिंग रूब्रिक। उत्तर की गुणवत्ता, तर्क, प्रस्तुति और भाषा के लिए स्पष्ट अंक वितरण तय करें। प्रश्नों का संतुलन बैलेंस्ड क्वेश्चंस। पाठ्यक्रम और विषय के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को समाहित करें। अधिक संक्षिप्त और स्पष्ट प्रश्न कॉन्साइज क्लियर क्वेश्चंस। लंबे या भ्रमित करने वाले प्रश्न से बचें। अल्पकालिक मूल्यांकन टाइम मैनेजमेंट। प्रत्येक प्रश्न के लिए निश्चित समय तय करें। प्रशिक्षित परीक्षक ट्रेन्ड एग्जामिनर्स। शिक्षक को मूल्यांकन में निष्पक्षता और समानता बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित करें। परीक्षा के बाद फीडबैक। विद्यार्थियों को उनके उत्तर और सुधार के सुझाव दें। संख्या और प्रकार में संतुलन बैलेंस्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। केवल निबंध पर निर्भर न रहें, संक्षिप्त उत्तर और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी शामिल करें। 4 निष्कर्ष कंक्लूजन। एसे टाइप बटा सब्जेक्टिव टेस्ट विद्यार्थी के ज्ञान, विचार और विश्लेषण क्षमता को मापने का उत्कृष्ट माध्यम है। हालांकि इसमें समानता और निष्पक्षता की समस्या होती है। सुधार के लिए स्पष्ट मूल्यांकन, संतुलित प्रश्न, प्रशिक्षित शिक्षक और फीडबैक अत्यंत आवश्यक हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कृपया इन वीडियो का लिंक अपने सभी मित्रों और सहपाठियों के साथ साझा करें। धन्यवाद।